गुड इवनिंग क्लास। तो आज चैप्टर का एंड शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.4 पर आते हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा जो इसके बाद करेंगे, एक्स्ट्रा पे फोकस करेंगे, राइट, इसी के बेस पे जो पेपर में आ जाते हैं। तो देखो, मैंने आपको अब तक रूट निकालना सिखा दिया है, कैलकुलेट रूट्स। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी सीख ली, ठीक है ना। तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने मेथड मैंने आपको सिखाए। एक तो फैक्टराइजेशन, जो कि आपने 9th में किया हुआ है। फैक्टराइजेशन मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है आपको फैक्टर्स ढूंढने में, ठीक है। या तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप फटाफट से फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर उनके फैक्टर्स ईजिली हो जाते हैं, स्प्लिट कर पाते हैं मिडिल टर्म, है ना। लेकिन मैं इसको अवॉइड करके जनरली डायरेक्ट इससे करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो आपसे क्या मांगा जाता है? आपसे मांगा जाता है कि आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए विद एक्यूरेसी। तो विद एक्यूरेसी आपकी स्पीड किससे बनेगी? डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सीखने हमें तीनों है, क्योंकि पेपर में किसी से भी आ सकता है। बहुत कम चांसेस है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के आने के, क्योंकि सीबीएसई के साइड से कहीं ना कहीं इसको बहुत कम वेटेज मिली है, इस वाले मेथड को, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। तो ये पहले भी नहीं बताया, ये पहले इसमें नहीं बताया, फिर प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग, ठीक है। तो करने तीनों ही मेथड हैं, आने आपको तीनों ही चाहिए। और कोशिश करो कि फैक्टराइज की प्रैक्टिस हो जाए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर बार लगाने की कोशिश करो, जिससे फटाफट आपकी स्पीड बने। क्योंकि आज के टाइम में जीतता वही है किसी भी फील्ड में जिसके पास एक्यूरेसी प्लस स्पीड होती है। स्पीड होनी चाहिए विद एक्यूरेसी, आंसर ठीक भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम एक और ट्रिक सीखेंगे, जिसकी हेल्प से मैं आपको पहले ही बताऊंगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि जो रूट्स निकलने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो रूट्स निकलने वाले हैं, कितने रूट्स निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो वो रियल होंगे या नहीं होंगे? रियल होने का मतलब क्या है? रियल होने का मतलब है कि अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किए हैं, उस समय क्या हुआ है, आपके पास x की वैल्यूज आई, ठीक है ना। तो एक बार कुछ वैल्यू आई है, दूसरी बार कुछ और वैल्यू आई है, 2 वैल्यूज आती हैं हर बार, ठीक है, x की। तो उनको बोलते हैं रियल रूट्स। वो क्या कहलाते हैं? रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब कि हाँ, x की कोई भी वैल्यू आ रही है। जितने भी नंबर आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं छोटी क्लास से लेके अब तक और आगे जितने भी पढ़ेंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, वो सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। तो कोई भी रूट अगर आपके पास आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी निकल के आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? रियल रूट कहलाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, जनरली आपने जितने क्वेश्चन किए वो सारे कैसे थे? रियल रूट्स वाले। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें रूट सेम आए थे आपके, याद करो वो वाला क्वेश्चन। उस केस में जो रूट्स रहते हैं इसमें वो कैसा रहता है? सेम, इक्वल रूट्स होते, वो भी रियल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल एंड रियल रूट्स, और उसको लिख सकते हो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ सिंपल सा, भी और डिटेल में आएगा तो समझ आ जाएगा कि जब आप रूट निकालते हैं, डेट मीन्स आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपके पास जो आंसर आता है, या तो जो आंसर आता है वो हमेशा कैसा आएगा? रियल आएगा। रियल मतलब वो वाले सारे नंबर्स जो आपने पढ़े हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो इक्वल भी आ सकते हैं और अनइक्वल भी आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हमने अब तक जितने भी किए हैं उसमें सब में अनइक्वल आया है। कोई रेयर चांस आता है जिसमें इक्वल रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक और केस बनता है जिसमें आपके रूट्स अनरियल आते हैं, नॉट रियल रूट्स, मतलब कि एक्चुअली में कोई
आता जो एग्जिस्ट करता हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, देखो जरा समझने की कोशिश करो। √-4, √-4, अगर 4 होता, अगर खाली 4 होता तो मैं इसको ऐसे लिख देता 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता 2 आ जाता। ठीक है, समझ आ रही है बात? √-4 को किसका स्क्वायर लिखूं? -4 किसका स्क्वायर होगा? कभी भी किसी का स्क्वायर करके आपको माइनस मिलेगा ही नहीं। कभी भी किसी का भी नंबर का स्क्वायर करके आपको माइनस नहीं मिलेगा। आप चाहे देखो -3 का स्क्वायर कीजिए, चाहे आप +3 का स्क्वायर कीजिए, आपको दोनों केस में +9 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? +9। तो क्या कभी -9 मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? तो -9 किसी का स्क्वायर नहीं। ऐसे ही -4 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, जिनको नहीं पता थी अब पता चल जाएगी। क्या मैंने बोला कि जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो अपने आप क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करके आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मेरे पास 4 होता तो मैं उसे 2 का स्क्वायर लिख के सॉल्व कर देता, लेकिन मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, अंडर रूट में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपने पास ऊपर मार्जिन में लिख लेना कि अंडर रूट में माइनस नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आ गया तो नॉट रियल होगा, रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना? ऐसे लिखते हो व्हाट्सएप पर, तो इसी तरह आपको याद रहेगा। क्या लिखना है कि अंडर रूट में वो होता है ना, कॉपी के ऊपर मार्जिन होता है, स्पेस होता है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं ताकि पहली लेयर पढ़ते ही स्पेस पर ध्यान आ जाए। क्या इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट में कभी माइनस नहीं आएगा। अगर आ गया तो इसका मतलब रियल नंबर नहीं है, ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉट रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चंस देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं डायरेक्ट बता सकूं कि जो भी मेरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, चाहे वो ये है चाहे वो ये है चाहे वो है, कि उसके रूट्स रियल होंगे या अनरियल होंगे? मतलब या तो रियल होंगे या फिर नहीं रियल होंगे, है ना? और अगर रियल है तो इक्वल है या अनइक्वल है? क्या कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल ऐसा तरीका है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? ये था b² - 4ac/2, है ना? तो ये जो पार्ट है आपका, ये अंडर रूट में आता है, इसमें आता है ये अंडर रूट में। अगर b² - 4ac, 3 केस आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। कैसा? ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है, और बाकी कुछ भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो इसको रियल होने से रोके। ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व करके आप इसमें ऐड करोगे, प्लस माइनस करोगे, अपॉन 2a हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, कब? जब ये पॉजिटिव होगा। समझ आ रही है बात? तो अगर ये पॉजिटिव है, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है b² - 4ac अगर पॉजिटिव है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, और इस केस में रूट्स विल बी अनइक्वल। कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे। वहीं अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, ये भी ज़्यादा अच्छा आपको उधर समझ में आएगा जब आप एग्जाम करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि b² - 4ac 0 हो जाए, 0 के इक्वल हो,
ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो इज जीरो अपॉन 2 है। ठीक है, तो एक बार आप प्लस जीरो वाला लिखोगे, एक बार आप माइनस जीरो वाला लिखोगे, आंसर दोनों में सेम आएंगे लेकिन आएगा जरूर। तो इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड रूट्स विल बी इक्वल, और इस पर्टिकुलर केस में रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये केस सर याद रखने पड़ेंगे, यस बिल्कुल आपको याद रखने पड़ेंगे। थर्ड केस कौन सा बचता है, आपने जीरो से बड़ा ले लिया, आपने जीरो के इक्वल ले लिया, अब जीरो से छोटा ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो से छोटा ले लेते हैं। जीरो से छोटा लेने का मतलब है इट इज नेगेटिव, कैसा हो चुका है, नेगेटिव। तो अंडर रूट में जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या बन चुकी है, नेगेटिव। और नेगेटिव अंडर रूट में जैसे ही आता है वो क्या हो जाता है, नॉट रियल हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन दिस पर्टिकुलर केस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करके मैं ये बता सकता हूँ कि रूट्स का नेचर कैसे रहने वाला है। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कि नेचर ऑफ रूट कैसा रहेगा। रियल है तो रियल में इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे, या फिर अनरियल होगा। तीन ही केस हैं आपके पास, रियल होगा तो या तो अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे, और तीसरा केस कौन सा बनता है, नॉट रियल होगा। ठीक है, चलिए अब क्या मैं इसको किसी एक चीज से डिनोट कर सकता हूँ, बिल्कुल। जब हर बार बी स्क्वायर माइनस 4ac ले रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ले रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ले रहे हैं, तो वहाँ पर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम दे देता हूँ, एक सिंबल दे देता हूँ जिसको बोलते हैं डी, और इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल डी, विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, इस डी की हेल्प से मैं आपको या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो रूट आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो रियल आएगा और इक्वल आएगा, या फिर रियल और अनइक्वल आएगा, या फिर नो रियल रूट आएगा। ठीक है ना, तो ये डी आपके लिए क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जो आप इसकी हेल्प से डायरेक्ट आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो मॉडिफाई हो जाएगा। पहले क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी अपॉन डी। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। तो कुछ बुक्स में आपने देखा भी होगा, अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डी क्या है, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो देखो इसमें अप्लाई करके तीन क्वेश्चंस उसने दे रखे हैं। उसने कहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले तो इनका नेचर बताना है, रूट्स का नेचर कैसा होगा, या तो रियल होगा या अनरियल होगा। रियल में दो केस बनते हैं, या तो अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे। किसकी हेल्प से बता सकते हैं, डी की हेल्प से। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कैसे पता चलेगा, ए कैसे पता चलेगा, सी कैसे पता चलेगा, हमें पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ए, एक्स का कोएफिशिएंट इज बी, एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज सी। चलो वैल्यू रख देते हैं फिर। बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 टू या 8, 8 5 या 40। ये आ गया आपका डी माइनस 1। क्या डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, नहीं 0 से छोटी है, ना 0 के इक्वल है, 0 से छोटी है। सिंस d इज लेस देन 0, सिंस d इज लेस देन, ये जो डॉट लगाया ना मैंने, इसको बोलते हैं सिंस का सिंबल है, बिकॉज या फिर सिंस, तो ये वाला सिंबल यूज होगा। और सो और देयरफॉर के लिए
वाला सिंबल यूज होगा, ऊपर लिख लेना। बिकॉज के लिए जैसे इसके लिए आप सिंबल यूज करेंगे ये वाला, सो और देयरफॉर वगैरह के लिए आप यूज करेंगे सिंबल ये वाला। इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या है? 0। इट इम्प्लाइज नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल। जो रूट्स के नेचर है वो कैसा है? नॉट रियल है। नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। तो मेरे ख्याल से अब पता चल गया होगा आपको इसका क्या है। उसने कहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब फाइंड करो। अब अगर मुझे पहले ही पता है कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इसको फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से यही पता चलता है मैथमेटिशियंस को, साइंटिस्ट को, कि हाँ जो मैं इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्चुअली में उसका कोई आंसर आएगा भी या नहीं। तो इससे टाइम बच जाता है, राइट। इसमें देखते हैं d की वैल्यू d² - 4ac, it is a, it is b, it is c, so -4√3 का स्क्वायर -4 into a into c, -4 का स्क्वायर is 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, 12 4 40, 16 3 48। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई? 0। और if d is 0 then real root will exist, since d is 0 real and equal roots will exist, equal roots है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किसकी हेल्प से करोगे? आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करोगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप ये वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको d² - 4ac दोबारा से निकाल के नहीं दिखाना। आपके पास d की वैल्यू है 0, आप डायरेक्ट इसको पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर है जी। और जब आपके पास आंसर आ जाएगा आप देखेंगे कि आपके पास दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं। इसमें देख लेते हैं d = b² - 4ac, it is a, it is b, it is c, so -6² - 4 into 2 into c, 36 -4 to 8, 8 0 24। तो यहाँ पर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, सो रियल एंड अनइक्वल रूट्स है। जैसे रूट्स आएंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट। उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे किसकी हेल्प से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप ये वाला लगाएंगे क्योंकि आपके पास d की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, दैट इज 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास दो रूट्स आएंगे, दोनों रियल होंगे। रियल मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, और दोनों ही अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल इस केस में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d की हेल्प से ये बता सकते हैं कि एक्चुअली में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसका कोई पर्टिकुलर आंसर आने भी वाला है या नहीं, और अगर आएगा तो क्या वो इक्वल रूट्स देगा या अनइक्वल रूट्स देगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू निकालनी है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। मतलब उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट चाहिए। तो इक्वल रूट के लिए आपको पता है फॉर इक्वल रूट्स d कैसा होना चाहिए? d should be equal to 0, it implies b² - 4ac equals to 0 होना चाहिए। अब b a क्या है? 2, b क्या है? k, और c क्या है? 3। कर देते हैं वैल्यू, सिंपल सा है आपका k² - 4 into 2 into 3, k² - 4 to 8 8 24, ये 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? k + स्क्वायर रूट 24। समझ में आ गया क्या मैंने क्या बताया? मैंने आपको बोला है कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है
कि के की वैल्यू फाइंड कीजिए जब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर इक्वल रूट्स डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू पुट कर दो। बी पता है आपको क्या होता है, ए पता है, सी पता है, वैल्यू पुट करके के की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये रूट 24 को आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे कि यहाँ से 2, तो किसका पेयर बन रहा है, इसको 24 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 का पेयर मिल रहा था, बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा 2 × 3 मतलब। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है बुक में भी पीछे ऐसे ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, सॉल्व करना है इसको आसान। इसमें देख लेते हैं, इसमें पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, नहीं बनी हुई है तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। kx × x kx² kx × 2 - 2kx + 6 = 0 फॉर रियल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए d शुड बी 0, दैट मीन्स b² - 4ac शुड बी 0। नाउ दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, तो -2k, b पूरा आएगा ना -2k, ठीक है, का स्क्वायर -4 × a मतलब k, और c है 6, इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², और ये आ जाएगा 24k = 0। यहाँ पर आपके पास दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े आराम से आपकी फैक्टर्स से सॉल्व हो जाएगी। फैक्टराइजेशन वाले में क्या करना होता है, फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को करके। ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। 4 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है, k कॉमन है दोनों में, वो ले लो। अंदर क्या बचा, इसके पास से सिर्फ एक k बचा, या -4 × 6 = 20। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होता है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। अगर वो डायरेक्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो 4k 0 होगा या k - 6 0 होगा। अगर 4k 0 है तो k आ जाता है 0.4 and 0.something is 0, और अगर ये है तो k आ जाता है 6। तो k की दो वैल्यूज निकल के आती हैं 0 और 6, वो वैल्यूज हैं जिसकी वजह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स। क्लियर है ये चीज़। और वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं इसके बेस पे वो भी देख लेते हैं। इज इट पॉसिबल, वो क्वेश्चन की शुरुआत करता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब वो खुद डाउट में है कि ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएगा और चेक करवाएगा कि बताओ इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो फाइंड आउट करो, नहीं करते तो छोड़ देना, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। क्या आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हो जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस। तो लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर्स। मुझे कैसे पता चला मीटर है सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लेंथ कितनी आ जाएगी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x। एरिया कितना दे रखा है उसने, 800। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, आपको पता है। उसने कितना दे रखा है, 800। लेंथ है आपकी 2x, ब्रेथ है आपकी x। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 800 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको किससे कंपेयर करना है, वही आपको निकालना पड़ेगा। नाउ d = b² - 4ac। देखो क्या b वाली टर्म है, इसमें कोएफिशिएंट है b का, x वाली टर्म है कहीं b है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 का स्क्वायर -4, a है 2 और c भी है -800। क्या नहीं है सिर्फ
डी नहीं है क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं है, तो उसको क्या लिख दिया मैंने 0, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 4 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके 4 एरिया 32 हो गया, 32 तो 64 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी की वैल्यू प्लस आ रही है, प्लस में आ रही है तो एग्जिस्ट कर जाएंगे, और एग्जिस्ट कर जाएंगे तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, क्लियर है चीज़। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं एग्जिस्ट करता है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो यस, अगर करता है देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेजेस, उनकी प्रेजेंटेज को फाइंड करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, फिर से सम वाली बात हो गई, तो लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज को x मानो और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। बहुत सारे बच्चे अब भी गड़बड़ कर रहे हैं, क्या करते हैं वो x माइनस 20 लिख देते हैं, जहाँ पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है सम माइनस एक्स होगा, सम माइनस एक्स, जो सम दे रखा है उसमें से x माइनस करेंगे, ठीक है। ये भी ईयर्स में है, ये भी ईयर्स में है। 4 ईयर्स है वो 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले उनकी एज भी तो कम होगी ना, तो एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल्स टू x माइनस 4 ईयर्स होगी, और एज ऑफ अदर फ्रेंड 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगी, यानी कि 16 माइनस x हो जाएगा, 20 में से 4 गया 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास 4 साल पहले की एज आ चुकी है, उसकी भी फ्रेंड की भी, मतलब दोनों फ्रेंड्स की एज आ चुकी है, पहले वाले की और दूसरे वाले की। अब उनका प्रोडक्ट क्या है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। इसको क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप डी निकालेंगे। अब डी में आपके पास जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो 3 केस आएंगे, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के इक्वल होगा, या 0 से छोटा होगा। अगर बड़ा है और इक्वल है तो आपका रूट एग्जिस्ट कर जाएगा, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब इसकी भी निकालनी पड़ेगी और इसकी। तो कोशिश करना, भगवान से प्रार्थना करना कि ये डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, क्योंकि अगर लेस देन 0 आ जाएगी तो ये नॉट पॉसिबल वाला केस हो जाएगा, अनरियल, ठीक है। ऐसे ही इसका देख लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना एंड एरिया इतना। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर इतना और एरिया इतना, लेंथ को मान लेते हैं x, ठीक है, और ब्रेथ कैसे निकलेगी। अगर फिलहाल के लिए मैं y मान के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आपको पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। पेरीमीटर कितना दे रखा है उसने 80, तो 2 × x प्लस y, लेंथ की जगह x और ब्रेथ की जगह y हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 40 बना देगा, इधर x प्लस y है, और इधर से y की वैल्यू आपके पास 40 माइनस x आया। क्लियर है ये चीज़। तो अब आपको y लिखने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि ब्रेथ को एक नया वेरिएबल देने की आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में आप जहाँ भी y आएगा, जहाँ भी ब्रेथ की बात होगी, आप क्या लिखोगे 40 माइनस x, ताकि आपका क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में रहे। दूसरी कंडीशन उसने एरिया वाली दी है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और एरिया की वैल्यू कितनी है 400, तो लेंथ कितनी है आपके पास x, और ब्रेथ कितनी निकाली आपने 40 माइनस x, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है कि आपके पास 40 माइनस x। देखो एक ही वेरिएबल है इसमें पूरी इक्वेशन में, इससे सॉल्व करके क्या बनेगी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिससे आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे d, और d की हेल्प से आपको पता चलेगा कि हाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो आपको उन्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ये वाला। आप क्या करेंगे, अब कुछ थोड़े से दिन 2-4 दिन आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलेंगे चैप्टर के, ठीक है ना। उसके बाद नए चैप्टर पे जंप करेंगे। फिलहाल इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चैप्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अलजेब्रा कहलाते हैं ये वाले चैप्टर्स, अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं जो शुरू के 5 चैप्टर्स
ठीक है। अलजेब्रा जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, मैथ्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैथ्स में कभी कोई बीट नहीं कर पाएगा अपने अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग को पूरी तरह से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।